हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। मैं हूं उशांग घई, आपका अकाउंट्स एडुकेटर। आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे। हम ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाकर उन्हें देखें, तभी आज का कुछ समझ में आएगा और ये चैप्टर कंप्लीट आज हो जाएगा। चैप्टर कह लो या स्टार्टिंग प्रोसेस कह लो, इट्स अ स्टार्टिंग प्रोसेस। भाषा एक करना मैंने आपको बताया था। यहां पर हम लोग आज पढ़ने वाले बहुत सारे बेसिक टर्म्स जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। आसान करने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि व्हाट आर द 2 एक्सेप्शंस टू द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू वियर एंड टियर, ऑब्सोलीट, पैसेज ऑफ टाइम। इन सब चीजों के कारण जो हमारे नॉन करंट असेट्स, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इनको बोलते हैं नॉन करंट असेट। इनकी वैल्यू जब कम हो जाती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ड्यू टू वियर एंड टियर, टूट फूट, और कह सकते हैं पैसेज ऑफ टाइम, चेंज इन फैशन। तो ये सारी चीज़ों के कारण जो हमारे नॉन करंट असेट, जिसको हम फिक्स असेट भी कहते हैं, उनकी जो वैल्यू डिप्लीट होती रहती है उनको डेप्रिसिएशन कहते हैं। हर साल उनकी वैल्यू को कम करना पड़ता है। लेकिन इसकी 2 एक्सेप्शन है। इन 2 चीज़ों पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। बहुत सारे कमेंट्स आए, कुछ ठीक आए कुछ गलत आए, लेकिन 100% करेक्ट एक भी नहीं आया। देखो, एक तो है लैंड, जो कि कई बच्चों ने कहा। फर्स्ट वन इज लैंड। लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन कभी भी नहीं लगता। बच्चों ये सोचते हैं कि डेप्रिसिएशन वो चीज है जिसकी वैल्यू कम नहीं होती। बच्चों ने गोल्ड आंसर दिया, बच्चों ने कैश आंसर दिया। पहली बात, कैश एंड बैंक नॉन करंट होता ही नहीं है। गोल्ड खरीदना, उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लग सकता है। क्या आपने गोल्ड की वैल्यू कम होते हुए नहीं देखी? ज्वेलरी की वैल्यू तो हमेशा से कम होती आई है बेटा। लेकिन हम यहाँ बुक वैल्यू की बात कर रहे थे, ना कि मार्केट वैल्यू की। अगर हम लोग मान लेते हैं, मान लो कि मैंने एक बिल्डिंग खरीदी। अब उस बिल्डिंग की कॉस्ट थी 1 करोड़ रुपीस। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 करोड़ रुपीस दिखाई देगी। लेकिन हो सकता है पैसेज ऑफ टाइम के साथ उसकी वैल्यू बढ़ जाए, लेकिन हमारी बुक्स में वो वैल्यू कम होती रहेगी। हम यहाँ बात करते हैं किताबी भाषा की बुक वैल्यू। बुक वैल्यू वो नहीं होती जो आपकी किताबों में लिखी होती है। बुक वैल्यू वो होती है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी होती है, ध्यान रखना। तो मार्केट वैल्यू थोड़ी सी अलग होती है। तो लैंड एक ऐसी चीज है जिसकी डेप्रिसिएशन, जिसके ऊपर सरकार या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने से मना करते हैं। क्यों? क्योंकि लैंड का वियर एंड टियर नहीं हो सकता। लैंड का वियर एंड टियर नहीं हो सकता, ऐसा उन्होंने वहां पर लिखा है। ठीक है जी। लैंड तो लैंड ही रहेगी, ना वियर एंड टियर, ना चेंज इन फैशन, ना ऑब्सोलीट, सड़ती नहीं है, गलती नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि लैंड को अवॉइड करो, जमीन पर डेप्रिसिएशन आपको नहीं लगाना। हाँ, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। तो कहीं आपने वर्ड देखा ओनली लैंड, ओनली लैंड, सिर्फ जमीन है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। आपने देखा लैंड एंड बिल्डिंग, उस लैंड के ऊपर बिल्डिंग है तो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। असूलन आप बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, लैंड पर नहीं लगा रहे हो। भाई, बिल्डिंग की तो वैल्यू कम होती है ना। एक नई बिल्डिंग बनेगी, उसकी वैल्यू ज्यादा अच्छी होगी। और एक घर में आप रहते रहो 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो उसकी दीवारों की, फर्नीचर की, जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, इनकी वैल्यू कम होती रहेगी। ठीक है ना। और दूसरा जो कि कोई नहीं बता पाया, वो था बेटा लाइव स्टॉक। वो क्या है? लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है? हाथी, घोड़े, भैंस, गोट्स, बफलोज, गायें, ये सारे होते हैं हमारे लाइव स्टॉक। अब अमूल कंपनी की बात करो तो अमूल कंपनी के भैंसे, कैमल, गोट्स, काउज, ये सारे क्या होंगे बेटा? एसेट होंगे। इनका दूध वो बेचती है। ठीक है जी। अच्छा, जितने भी बैंड वाले होते हैं, जो शादियों में बैंड लेकर घोड़ियां लेकर आते हैं, तो उनकी घोड़ियां जो होंगी वो उनका एसेट होंगी। उनका क्या है? नॉन करंट एसेट होगी। उनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाना। जितने भी फार्मिंग करते होंगे, इन सब चीज़ों की, गोट्स हो गई, ये सारी, मतलब देखो जो हेंस बेच रहे हैं, हेंस बेच रहे हैं, हेंस समझ रहे हो, वो चिकन के लिए, ठीक है ना। तो वो हेंस जो बेच रहे हैं उनके लिए वो करंट एसेट है, उनका तो वो काम है। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो बफलोस को पालते हैं दूध बेचने के लिए। वो जितने भी दूध वाले होते हैं, हमारे घर के आसपास कोने में भैंसे लेकर बैठते हैं और वहां पर दूध निकाल के ताजा ताजा दूध आपको देते हैं। तो उनके लिए बफलोस जो हो गई वो लाइव स्टॉक हो गई, यानी उसको बोलते हैं उनका नॉन करंट एसेट। उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। असूलन लगना चाहिए,
बट सरकार मना करती है क्योंकि एक वक्त के बाद गाय भी दूध देना बंद कर देती है, ठीक है जी, वो किसी काम की नहीं रहती। वैसे देखा जाए असूलन, मतलब प्रैक्टिकल बात की जाए तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए, ऐसा सरकार कहती है। तो दो बातें थी, लैंड और लाइव स्टॉक। क्लियर होगी बात? अच्छा, फिर एक सबसे ज्यादा सवाल कमेंट सेक्शन में जो मैं देख रहा था वो था व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है? अब बच्चों ने वहां का सर बता दो डेबिट और डेटर में क्या फर्क है। बेटा कोई समानता ही नहीं है इनके अंदर। तो व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट, आज मैं आपको बताता हूं, खुलासा कर ही देता हूं। देखो, डेबिट और क्रेडिट कुछ भी नहीं है। डेबिट और क्रेडिट दो डब्बे हैं, दो जगह हैं, दो स्पेसेस हैं। जनरली दिस साइड इज डेबिट साइड एंड जनरली दिस साइड इज क्रेडिट साइड। आप अपने पेरेंट्स की पासबुक देखो आज जाकर, आपको दो कॉलम दिखाई देंगे, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है जी। डेबिट में वो पैसा होगा जो उन्होंने विड्रॉ किया होगा, निकाला होगा या किसी को दिया होगा, और क्रेडिट में वो पैसा होगा जो उन्होंने जमा कराया होगा, उनकी सैलरी आई होगी, उनको इनकम आई होगी, उनको इंटरेस्ट आया होगा, उनको कैश बैक आया होगा, तो वो होती है बेटा क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट और डेबिट आर टू एस्पेक्ट्स। हम अगले लेक्चर के अंदर सबसे धमाकेदार चीज पढ़ने वाले हैं, वो है डबल एंट्री बुक कीपिंग, कि व्हाट इज डबल एंट्री। तो हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। तो एक को डेबिट के डब्बे में जाना पड़ेगा, एक को क्रेडिट के डब्बे में जाना पड़ेगा। वी हैव टू बाइफरकेट। तो जब बाइफरकेट करने के लिए जिन डब्बों में डालते हैं उनको बोलते हैं डेबिट वाला डब्बा और क्रेडिट वाला डब्बा। इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है। जब हम पूरी आगे जाकर फ्यूचर में अकाउंटिंग करने वाले हैं तो वो डेबिट और क्रेडिट बेस पर करने वाले हैं। तो डेबिट अलग चीज है, डेटर वो बंदा है जिससे पैसे आपने लेने हैं। डेबिट तो एक जगह है जहां पर आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है जी। तो कैश बुक जो हमको जो बैंक पासबुक बनाता है वहां पर डेबिट क्रेडिट अलग तरीके से किया जाता है। और अगर आप मान लो बिल्डिंग खरीद रहे हो तो वो अलग किस्म से डेबिट क्रेडिट की जाएगी। कैश का ट्रीटमेंट अलग है, हर चीज का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अलग है। चैप्टर नंबर 6 आएगा जहां में पता चलेगा कौन सी चीज डेबिट करनी है और कौन सी चीज क्रेडिट करनी है। फिलहाल के लिए डेबिट और क्रेडिट आर नथिंग बट टू स्पेसेस, दो स्पेसेस हैं जहां पर सामान जाता है। हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। कौन सा होगा डेबिट, कौन सा होगा क्रेडिट, जानने के लिए देखने पड़ेंगे आपको अगले कुछ एपिसोड्स, ठीक है जी। क्लियर हो गया? तो डेबिट एंड क्रेडिट थोड़ा सा बच्चों के बीच में बवाल सा मचा हुआ है कि सर ये क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए आज हम अपने कुछ बेसिक टर्म्स को फिनिश कर लेते हैं और फिर हम इसके प्रैक्टिकल टॉपिक पर चलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है जी। तो रिसिप्ट्स का मतलब रिसिप्ट बोलते हैं हम लोग, जबकि इसको रिसिट्स कहते हैं। बाकी अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है भाई, मेरी कोई इंग्लिश हाई फाई है नहीं। तो रिसिट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू रेवेन्यू रिसिट एंड कैपिटल रिसिट। रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा मिलना। एक फर्म के अंदर इनफ्लो ऑफ कैश कह सकते हो, इनफ्लो ऑफ कैश। जो पैसा आपको मिलता है, इनफ्लो होता है, उसको आप कहते हो रिसिट। एक फर्म द्वारा जो पैसा रिसीव किया जाता है उसको बोलते हो रिसिट। ये दो प्रकार से हो सकती है, पहली होती है रेवेन्यू रिसिट्स, दूसरी होती है कैपिटल रिसिट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब तो हो गया अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। It is the amount received in the normal course of business, say against the sale of goods and rendering service, or interest on investment of the business source, say in the fixed deposits. मतलब एक ऐसा पैसा जो आपको नॉर्मली मिलता रहता है, जो आपका काम है। मैं बच्चों को ट्यूशन देता हूं, बच्चे मुझे ट्यूशन फी पे करते हैं, तो ये मेरा काम है, ये मेरे को रेवेन्यू मिलता रहता है। मैंने बैंक में एफडी करा रखी है, एफडी कराकर मेरे को ब्याज आता है, ये मेरा काम है, ठीक है जी। मतलब ये मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ इंटरेस्ट है। एक दूध वाला दूध बेचता है, उसको वहां से पैसा आता है, रेवेन्यू रिसिट। मतलब एक ऐसी रिसिट जो आपके ऊपर ना तो कोई बोझ पैदा करे, ना ही कोई आपका असेट कम कर दे। असेट मतलब नॉन करंट। मतलब इसको मैं समझाने के लिए ऐसे समझा सकता हूं, नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी। मैं आपको वो पैसा वापसी थोड़ा ना देना है, उन बच्चों को वो पैसा वापसी थोड़ा ना देना है जिन्होंने मुझे फीस दी। भाई मैंने पढ़ाया है, मैंने फीस ली है। एक डॉक्टर ने इलाज किया, उसने अपना पैसा लिया। एक वकील ने आपके लिए केस लड़ा, उसने आपके लिए पैसा लिया है। दूध वाले ने आपको दूध बेचा है, आपको पैसा दिया है। तो उसके ऊपर लाइबिलिटी थोड़ना है। नीदर क्रिएट्स लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस, नॉर रिड्यूसेस नॉन करंट असेट्स। ना ही वो आपका नॉन करंट असेट्स रिड्यूस करेगा। बात समझ में आई? ना ही वो आपका नॉन करंट असेट रिड्यूस करने वाला है। बात क्लियर हो गई?
तो ना तो वो आपकी लायबिलिटी पैदा करेगा, ना ही आपका वो नॉन करंट एसेट रिड्यूस करेगा। बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं हम रेवेन्यू रिसिट। जैसे सेल एंड परचेज, जैसे आप सेल करते हो तो पैसा आता है, सर्विसेज देते हो पैसा आता है, इंटरेस्ट आ गया, फ्लैट खरीदा हुआ वहां से किराया आ गया, वो किराएदार को वापसी थोड़ा ना करना है किराया। तो कहानी ये है, जो पैसा आपका है और आपको ही मिला है, ना आपको किसी को वापसी करना है, ना ही आपने अपना कोई नॉन करंट एसेट उसको बेचा। आपने नहीं बेचा, आपने सिर्फ माल बेचा, या आपने सर्विसेज बेची, या आपने उसको अपनी इन्वेस्टमेंट, पैसा दिया हुआ इस्तेमाल करने के लिए, घर दिया हुआ इस्तेमाल करने के लिए, वो आपको उसका रिटर्न दे रहा है, चाहे वो ब्याज के तौर पे हो। कंपनी को आपने शेयर्स खरीदे हुए, आपको डिविडेंड आ रहा है, पैसा दिया हुआ है तभी तो वो आपको दे रही है, थोड़ा देगी। बात समझ में आ गई? तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिट। उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिट। ठीक है जी। एक होती है कैपिटल रिसिट। कैपिटल रिसिट अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सोर्सेज दैट आर नॉट रेवेन्यू नेचर। ये हर रोज नहीं होगा रेवेन्यू नेचर, ये आपका काम नहीं है। ठीक है जी। कैपिटल रिसिट आर द रिसिट विच आर नॉट ऑफ रेवेन्यू नेचर। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ओनर्स, मतलब और पैसा आ गया बिजनेस के अंदर। रिसिप्ट ऑफ सेल ऑफ असेट सच एज मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बैंक से लोन ले लिया। दे ईदर इंक्रीजेज लाइबिलिटी और रिड्यूसेज असेट, दस शोन एज अ, ये बैलेंस शीट के अंदर शो होते हैं। ये या तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज कर देंगे या आपका असेट कम कर देंगे। असेट से मेरा मतलब होगा बेटा नॉन करंट असेट्स। क्या होगा? नॉन करंट असेट। मतलब कहानी ये है, कैपिटल रिसिट पहली बात तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नेचर की नहीं होती, बहुत कम होती है। ठीक है जी। ये साल में 2 साल में एक आध बारी होती है। जैसे लोन ले लेना, रेजिंग ऑफ लोन, एग्जांपल दे रहा हूं। आप क्या रोज बैंक पहुंच जाते हो, भैया मुझे लोन दे दो? नहीं ना। ठीक है जी। एडिशनल कैपिटल, मतलब मालिक ने ओनर ने या ओनर्स ने और पैसा अपने घर से लाकर बिजनेस में लगा दिया। कैसा रोज होता होगा? आंसर इज नो। सेल ऑफ नॉन करंट असेट, क्या आप अपने एक बिजनेस के अंदर आप अपने पुराने एसेट्स को क्या रोज बेचते हो? साल में मैं सिंपल सी बात बताता हूं, आपने अपने घर का फ्रिज कितनी बारी चेंज होते हुए देखा है? आप खुद जवाब दे दो। आपकी उम्र और अपने घर का फ्रिज कितनी बारी चेंज? अगर भाई मेरी उम्र है 32 साल, 32 साल में मैंने अपने घर का फ्रिज मुश्किल से 4 या 5 बारी, इस उम्र में भी आकर 4 या 5 बारी चेंज होते हुए देखा है। तो ऑन एन एवरेज हर 7 साल बाद, हर 6 साल बाद, रोज नहीं हो रहा। ठीक है जी। हर साल नहीं हो, हर साल भी नहीं हो रहा। और 4-5 बारी भी तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ही है मेरे हिसाब से। लेकिन मैं जब बच्चों से पूछता हूं तो उन्होंने हार्डली अपने 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में एक बारी चेंज होते हुए देखा है। कईयों ने तो एक बारी भी चेंज होते हुए नहीं देखा। ठीक है जी। कुछ चीजें ऐसे हैं, मम्मी की दहेज की अलमारी जो आज तक आपके घर में पड़ी हुई है, वो मम्मी के दहेज का बेड जो आज तक आपके घर में पड़ा हुआ है। तो कुछ चीजें हम लोग नहीं बेचते क्योंकि जरूरत नहीं है बेचने की, क्योंकि वो हमको काम करके दे रही। चलो तो घर की बात हो गई, ऑफिस की बात कर लो, तो कुछ चीजें हमारे पास, मेरे ऑफिस में भी ऐसी हैं जो जब से मैंने शुरू किया काम तब से है, तो 15-16 साल से वो मेरे साथ है। ठीक है जी। तो उनको बेचने की कभी जरूरत हुई नहीं, और रोज हम बेचते नहीं है। ठीक है जी। रेजिंग ऑफ लोन, तो ये या तो आपका असेट कम कर देगी या आपके सर पे बोझ पैदा कर देगी। इसको बोलते हो आप कैपिटल रिसिट। क्लियर है? कम होती है। फिर आता है एक्सपेंडिचर। ये तो आया रिसिट, ये है जब जाएगा। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर में भी मतलब एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। अभी फिलहाल के लिए एक्सपेंडिचर मतलब एक खर्चा। जो टोटल खर्चा होता है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। आओ पढ़ते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो या तो आपका एक असेट पैदा कर देगा, एक मोटा खर्चा जिससे आपकी एक चीज बन जाएगी, एक असेट पैदा हो जाएगा, या आपकी एक लायबिलिटी कम हो जाएगी। अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग एसेट, पेइंग ऑफ लोन, बताया ना। या तो आपने एक असेट खरीद लिया, आपने 2 लाख रुपए दिए और 2 लाख रुपए के आपने एसी खरीद लिए, 2 लाख रुपए का आपने ये स्मार्ट बोर्ड खरीद लिया। ठीक है जी। 10,000 रुपए के पंखे खरीद लिए। ठीक है। ये सारी चीजें जो पैसा जा रहा है, ये जो पैसा जा रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, इससे आपकी एक चीज बन रही है, एक एसेट बन रहा है, वो चीज जो आपके साथ कई सालों तक रहेगी। ठीक है जी। या आपने बैंक से लोन ले लिया,
या आपने बैंक का लोन पे कर दिया, सॉरी लेना तो होता है कैपिटल से, या आपने बैंक का क्या कर दिया, लोन रीपे कर दिया, आपके सर से बोझ उतर गया। आप बैंक गए, बैंक से पूछा भैया मेरा बकाया कितना है, कहते 22 लाख रुपए। आपने कहा ठीक है ये 20 लाख रुपए अपने पकड़ लो, 2 लाख रुपए कल आके दे जाऊंगा या अगले साल दे जाऊंगा, या 5 लाख रुपए दे दिए, 4 लाख रुपए दे, तो आपका लोन कम हो गया ना। तो यहां पर वही आता है अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग एसेट्स, पेइंग ऑफ लोन, अगर अपना लोन चुका दो। इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर असेट और इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट, यानी अपने पुराने एसेट को ही इंप्रूव करने में जो आप खर्चा कर देते हो। आपके पास बिल्डिंग थी 2 फ्लोर की, आपने तीसरा फ्लोर और बनवा दिया, ऐसा हो सकता है। साइकिल शेड बनवा दिया बच्चों के लिए, भैया बच्चे आएंगे साइकिल बांधने में दिक्कत होती है, एक साइकिल शेड बनवा देते हैं नीचे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बाहर या स्कूल के बाहर या बिल्डिंग के बाहर, ठीक है जी। या अपने स्टाफ के लिए कैफेटेरिया बनवा दिया आपने अपने ऑफिस के अंदर, तो ये क्या है, अपने बिजनेस को इंप्रूव किया है, अपने एसेट्स को इंप्रूव किया है। एग्जिस्टिंग विच विल बी इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, जो हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा। एग्जाम्पल ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर परचेज ऑफ मशीनरी टू मैन्युफैक्चर गुड्स, मतलब मशीनरी खरीदी है आपने, परचेज ऑफ फर्नीचर और कंप्यूटर ऑफिसेज, पेइंग ऑफ लोन, ये भी लिख दो भाई साथ साथ, पेइंग ऑफ लोन, लोन को आपने रीपे कर दिया, ठीक है जी, रीपेइंग ऑफ लोन, ओके डन। तो ये होते हैं बेटा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रोज रोज ये भी नहीं होता, ऐसे खर्चे साल में 2 साल में एक आध बारी होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो डेली करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है लेकिन करना पड़ेगा। इससे ना तो कोई आपका असेट बनेगा, ना ही आपकी कोई उधारी कम होगी, लेकिन इनके बिना बिजनेस चलता भी नहीं है। देखो, अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज टेकन टू अर्न रेवेन्यू, जो माल खरीदते हैं या माल खरीदने का जो खर्चा है, जो हमने टेम्पो वाले को पैसे दिए होंगे, सोचो रेड़े वाले को जो पैसे दिए होंगे, लेबर को जो पैसे दे रहे हैं माल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, सेल्समैन को जो पैसे दे रहे हैं, भैया जो ऐसा भैया गंजे को कंगी बेच दियो, ऐसा सेल्समैन रखा हुआ है, 50,000 रुपये सैलरी देते हैं उसको, लेकिन जो भी आता है खाली हाथ नहीं बेचता वो उसको, तो उसकी सैलरी। एडवर्टीजमेंट कराते हैं, माल बेचने के लिए जो एडवर्टीजमेंट कराते हैं, लाइटें लगवा रखी हैं ऑफिस के अंदर, शोरूम के अंदर, प्रोडक्ट को बढ़िया दिखाने के लिए है। वो भिंडी वाले हरी लाइट लगाते हैं, टमाटर वाले लाल लाइट लगाते हैं, भैया ये स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी है। तो वो जो लाल लाइट लगाने का खर्चा, बिजली का बिल भरोगे कि नहीं भरोगे? अपना स्टाफ आता है, अभी जो स्टाफ आता है, सॉरी जो आपका एक नया ग्राहक आता है, उसको कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहे हो, वो ले ना ले पता नहीं, लेकिन आपने उसको एक पूरी की पूरी बॉटल कोल्ड ड्रिंक की सर्व कर दी, 20 रुपये वाली चाय, और ऐसे आप हर एक क्लाइंट के साथ कर रहे हो। तो ये सारे खर्चे क्या हैं? रेवेन्यू नेचर के खर्चे, माल बेचने के लिए जो आप भी काम करोगे, बनाने के लिए, बेचने के लिए, वो सारा। इन अदर वर्ड्स, द बेनिफिट्स ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। ऐसे खर्चे जो जल्दी एग्जॉस्ट होते हैं, जैसे हम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, वो 1 महीना ही काम करेगा, रेंट 1 महीना, मैं जितना भी किराया दे दूं ना, जितना भी रेंट दे दूं, वो बिल्डिंग मेरी नहीं होगी। मैं जितनी भी सैलरी दे दूं, वो बंदा तब तक काम करेगा जब तक सैलरी पहुंच रही है। आप 2 महीने सैलरी देना बंद कर दो, तीसरे महीने आना बंद कर देगा, उल्टा 2 महीने के जो बचे पैसे वो भी आपको देने ही पड़ेंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? बिजली का बिल कितना भी दे दो भैया, आपका बिजली दफ्तर आपका नहीं होने वाला, पंखा आपका है, लेकिन उसको चलाने के लिए जो बिजली चाहिए वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। मेड हो गई, सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, वाईफाई का बिल हो गया, कुछ भी कर लो, ये आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस चल रहा है। अब इस जगह जो बिजली कंज्यूम हो रही है वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। वो क्या है? रेवेन्यू। बोर्ड खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, लेकिन जो इसको चलाने के लिए बिजली चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वाईफाई चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ गई? सॉफ्टवेयर चाहिए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो लंबे समय तक साथ रहता है, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? क्लियर? एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, सैलरी हो गई, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, मतलब इसको आप एक्सपेंसेस भी कहते हो, सिर्फ एक्सपेंसेस भी कह सकते हो, अभी आएगा भी आगे। अच्छा, ये 1 साल के अंदर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब ज्यादा लंबे समय तक। जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी, वो तो आपके साथ लंबे समय तक चलने वाली है, लेकिन जो ये खर्चा होगा वो लंबे समय तक नहीं चलेगा, वो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, और रेकरिंग नेचर का होता है, बार बार ही करना पड़ेगा, बार बार ही, हर महीने, हर हफ्ते, हर रोज करना पड़ सकता है आपको, ठीक है ना? ये आता है डेफर्ड रेवेन्यू, मतलब है तो ये रेवेन्यू नेचर का, यानी ये भी रेकरिंग नेचर का ही होगा, एग्जॉस्ट भी जल्दी हो जाएगा, सॉरी हो गए रेवेन्यू नेचर का, आपका कोई एसेट पैदा नहीं करेगा, लायबिलिटी कम नहीं करेगा,
लेकिन ये आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। यानी इसमें कुछ गुण कैपिटल के होते हैं और कुछ गुण रेवेन्यू के होते हैं। मतलब एक ऐसा खर्चा जो आप आज कर दो और इसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलेगा, लेकिन वो आपका असेट नहीं है, वो आपका उधार पे नहीं हुआ, ठीक है जी, रहेगा वो लंबे समय तक। उसका एकमात्र एग्जाम्पल है लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दैट विल गिव बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। आज की हुई एड पता नहीं कब तक काम आएगी, कब तक काम आएगी। बात समझ में आ रही है? आज अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट करते हो, आप मुझे बताओ ना यार, पेप्सी कंपनी, कोक कंपनी को, मतलब कोका कोला और पेप्सी को, अब कंपनी का नाम है तो ये नाम है, तो इनके प्रोडक्ट है कोक और पेप्सी, पेप्सी को और कोका कोला, इन कंपनीज को क्या एडवर्टीजमेंट की जरूरत है? आंसर इज यस। तभी तो कर रहे हैं, कुछ तो होगा दिमाग में। एडवर्टीजमेंट की जरूरत सबको है, एडवर्टीजमेंट की जरूरत तो बेटा सबको है, क्योंकि हमें ये बेनिफिट पूरी उम्र तक देता रहेगा। आज की हुई पेप्सी की एड एक नए बच्चे को पता चल जाएगी। आज एक बच्चा अपना बैठ के एक YouTube पर या कहीं पर अपनी पोएम्स देख रहा है और बीच में एक ऐड आ जाती है बेटा मैगी की या किंडर जॉय की या उसकी, समझ रहे हो? तो अब वो ऐड जब बच्चा देख रहा है तो उसके दिमाग में एक इमेज छप गई, यार ये बच्चे यार बड़े मजे से पी रहे हैं। और जब वो दुकान पर जाके बोलेगा कि मम्मी मुझे यही वाली चाहिए, वो अरोड़ा लेमन नहीं बोलेगा, क्योंकि उसकी ऐड किसी ने नहीं देखी आज तक, ठीक है जी। लेकिन वो क्या बोलेगा? कोका कोला पीनी है मम्मी, मुझे कोक पीनी है, मुझे थम्स अप पीनी है, ठीक है जी। मेरा छोटा सा नेफ्यू है, ठीक है जी, अगर आप उसे कोई रेस्टोरेंट में लेके जाओ ना तो वो दो ही चीज़ बोलता है, मुझे फ्रेंच फ्राइज और कोक पीनी है। ही सेड द वर्ड कोक, उसको और कुछ बोलना ना आए, उसको कोक बोलना आता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एडवर्टीजमेंट कंपनी का नतीजा है। अब उनका एक ग्राहक पक्का हो गया कोक। कुछ साल तक उसको ये नहीं पता चलेगा कि थम्स अप क्या है और कोक क्या है। अभी आप उसको कुछ भी मिला दो, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसके मन में एक ब्रांड तो पैदा हो गया ना, वो है कोक। तो एक एडवर्टीजमेंट आपको एक ग्राहक दे दिया और वो आपको ग्राहक हम लंबे समय तक आपके साथ साथ रहेगा, ठीक है जी। तो एडवर्टीजमेंट करने से क्या होता है? एक ऐसा खर्चा जो आपने कर दिया जिसका बेनिफिट आपको टुकड़ों में आने वाले सालों में मिलता रहेगा, और ये ग्रेजुअली करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आज कर दी कल नहीं करेंगे। एडवर्टीजमेंट आपको एक डायनामिक नेचर में करनी पड़ती है और वो बेनिफिट देती रहेगी। ऐसे खर्चे को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एकमात्र एग्जांपल है, ठीक है जी। अभी फिलहाल तो क्लियर हो गई बात। ये होता है ऐसा एक्सपेंडिचर जो या तो आपका असेट पैदा कर देगा या लायबिलिटी कम कर देगा। ये ना तो असेट पैदा करेगा लायबिलिटी, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए करना पड़ेगा रेवेन्यू। एग्जॉस्टिबल नेचर का होता है, जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। ये एग्जॉस्ट जल्दी नहीं होता, लेकिन होता रेवेन्यू नेचर का है, लंबे समय तक साथ देगा, लेकिन कोई असेट पैदा नहीं करेगा, कोई लायबिलिटी कम नहीं करेगा, लेकिन इसके बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलते रहेंगे। ये होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? डन। फिर आता है एक्सपेंसेस, जो भी आपने पढ़ा ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंस भी कहते हैं। अमाउंट स्पेंड टू इनकर टू अर्न रेवेन्यू। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर जनरेटिंग रेवेन्यू। अभी जो पढ़ा वही, रेवेन्यू को जनरेट करने वाले खर्चों को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते थे, यानी एक्सपेंस भी कहते हैं। नॉर्मल एक्सपेंस, आपकी भाषा में खर्चा, ठीक है जी। एक बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा जो होता है, जैसे सैलरी दे देना, अभी यहाँ पर आएगा, कई सारी चीजें आएंगी। सैलरी, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, वाईफाई बिल, कैरियज, कार्टेज, कैरिज समझते हो ना, रेड़े रूड़े का, टेम्पू का खर्चा, लेबर की कॉस्ट, बिल्ली का बिल, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत ही सारे खर्चे होते हैं। स्टेशनरी आइटम्स खरीदना, पेन, पेंसिल, रबड़, फोटोकॉपी, ये बहुत सारी चीजें। तो इनको बोलते हैं हम एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। अमाउंट रिटर्न ऑफ आउट ऑफ करंट असेट सेज बैड डेट। मतलब जो बैड डेट होता है वो भी हमारा क्या होता है? एक किस्म का लॉस या एक्सपेंस ही कहते हैं उसको। टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू टाइम, ये टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड यानी समय आने से पहले ही, आपने अगले साल का किराया इस साल ही दे दिया, आने वाले साल में मान लो आपने, देखो आपको पता है ना कि हमारा जो साल होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ये चला बेटा, आपने ऐसा किया 4 फरवरी को आपने मार्च का भी किराया, फरवरी का तो दिया ही दिया, मार्च का भी दे दिया, अगली अप्रैल का भी दे दिया, मई का भी दे दिया, जून का भी दे दिया। तो इसके बाद का जो भी किराया दिया, तो ये 3 महीने का आपने किराया क्या दे दिया बेटा? प्रीपेड दे दिया। क्या दे दिया? प्रीपेड। आने वाले साल का खर्चा जो आप इस साल ही पे कर दो उसको बोलते हो प्रीपेड। आने वाले महीने का नहीं, आने वाले साल का।
हाँ, मार्च में अगर आप अप्रैल का दे रहे हो तो वो भी वो तो अगला साल ही पहुंच गया ना, तो अगले साल का आप इस साल कोई खर्चा पे कर देते हो एडवांस में, उसको बोलते हो प्री पेड एक्सपेंस। इट्स माय करंट एसेट। वैसे ये फिक्टिशियस, ये होता है हमारा फिक्टिशियस एसेट। ऐसा क्यों होता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये हो गया प्री पेड एक्सपेंसेस, ठीक है जी। एक्सपेंसेस पेड बट रिलेटिंग टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और ईयर्स। हो सकता है आने वाले 4 साल का किराया दे दिया, तो इस साल, अगले साल भी, उससे अगले साल भी, उससे अगले साल भी 4 साल का किराया हमने एडवांस में पे कर दिया, उसको बोलते हो आप प्री पेड एक्सपेंस, ठीक है जी। एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पिछले साल का, या ऐसे कह सकते हो आउटस्टैंडिंग पिछले साल छोड़ो, इस साल का फरवरी और मार्च का किराया अभी तक नहीं दिया। अगले साल की अप्रैल आ चुकी है, लेकिन इस साल का फरवरी और मार्च का किराया अभी तक आपने पे नहीं किया और 31 मार्च निकल चुकी है। 2 महीने बीत चुके हैं, किराया आपने पे नहीं किया, सैलरी आपने पे नहीं की, वेजेस मतलब दिहाड़ी जो लेबर्स को दी जाती है, ठीक है जी, तो वो आपने अभी तक पे नहीं की, उसको बोलते हो आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये मेरी लायबिलिटी हमें देनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक होता है प्रीपेड पहले, एक होता है पोस्ट पेड यानी आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया ना बात, क्लियर है। चले, फिर आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब वही होता है अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जिसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी कहते थे ना, अभी हमने पढ़ा था। एक ही जैसी बातें हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी कह सकते हो इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं। ये हमारी बुक्स के अंदर अलग अलग शब्द दिए हुए हैं, जबकि आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो सारी एक ही बात है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं, ऑपरेशन का मतलब जो हम काम कर रहे हैं उससे जो पैसा आएगा, यानी गुड्स और सर्विसेज बेचकर, ठीक है जी। अब इनकम क्या हो गई, देखो सिंपल सी बात है। इनकम का मतलब जितना पैसा आपके पास माल वाल बेचकर आया माइनस जितने आपने खर्चे किए उस माल को बेचने के लिए, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, इनकम। समझ में आ गई बात। तो हमारी इनकम क्या होगी, मान लेते हैं एक बच्चे ने मुझे 2000 रुपये पे किए और उसको 2000 रुपये एक महीना पढ़ाऊंगा मैं, तो उसने मुझे 2000 रुपये दिए। एक महीने में मैंने उसके ऊपर मान लेते हैं 1150 रुपये का खर्चा कर दिया। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, रेंट होगा, मेरी सैलरी हो गई, पानी का बिल हो गया, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गई, इसके अंदर फोटो कॉपी हो गई, इसके अंदर पेट्रोल हो गया, इसके अंदर टेलीफोन चार्जेस हो गए, इसके अंदर इंटरनेट चार्जेस हो गए, इसके अंदर रेंट का एक पर्टिकुलर पोर्शन मैं लिख दिया यहाँ पर, इंटरेस्ट हो सकता है, मान लो ब्याज पे पैसा लेकर पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर छोटा सा पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट भी उसको झेलना पड़ेगा। तो टोटल खर्चा एक बच्चे को पढ़ाने पर जो कॉस्टिंग आ रही है, एक्सपेंस आ रहा है, वो आ रहा है 1150 रुपये। तो जो ये 850 रुपये होगा, ये मेरी क्या होगी बेटा, इनकम, ठीक है जी। ओके, ये प्रॉफिट नहीं होगा, ये गेन नहीं होगा। प्रॉफिट और गेन के लिए भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब हम अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर में आएंगे तब पढ़ाएंगे आपको, क्लियर है। एक होता है बिल रिसीवेबल, एक होता है बिल पेबल। आप लोगों ने डेटर पढ़ा था, डेटर पढ़ा था ना आप लोगों ने। अगर हमें उस डेटर पे विश्वास नहीं है, भाई पता नहीं यार ये पैसे देगा नहीं देगा, तो आप इस काम को कोर्ट पर लेके जा सकते हो, एक पक्का एक बिल बना सकते हो, सरकारी बिल स्टैम्प पेपर पर, उसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। यानी बिल रिसीवेबल मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, एक्सेप्टेड बाय अ डेटर, द अमाउंट ऑफ विच बी रिसीव्ड ऑन द स्पेसिफाइड डेट। तो हम डेटर को बोलेंगे भाई देख तूने मेरे को पैसे देने, हाँ तो भाई देख तू ऐसा कर, एक साइन कर दे। हम एक बिल बना लेंगे, प्रॉपर एक बिल बनता है जो कि नोटरी पब्लिक से बनेगा। आप एक बिल 10 रुपये के 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर बनता है, आप उस बिल को बना लो, साइन करवा लो, उसने भी साइन कर लिया, हमने भी साइन कर लिया, कोर्ट की नज़र में भी आ गया। अब वो कुछ करेगा तो कोर्ट के ऊपर हम मामला भेज सकते हैं, उसके ऊपर हम कार्रवाई कर सकते हैं, बैड डेट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो बाउंड हो गया। तो अगर आपको किसी पे विश्वास नहीं हो तो वो डेटर को आप बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। डेटर भी एसेट था, अब डेटर नहीं रहा, वो क्या बन गया, बिल रिसीवेबल बन गया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BR कहते हैं। क्या कहते हैं, BR। एक होता है बच्चों बिल पेबल। बिल पेबल यानी हमने जिसको पैसे देने थे वो तो था हमारा क्रेडिटर, उसको हम पर विश्वास नहीं है, उसको हम पर विश्वास नहीं, वो कहता है कि भैया ऐसा है। देखो जिसने पैसे लेने हैं ना वो बिल क्रिएट करता है, तो उसने जैसे हमने बनाया था उसके खिलाफ, जिसको पैसे हमने देने हैं उसने बनाया हमारे खिलाफ, तो हमने एक साइन कर दिया, हमने कहा जी हाथ जोड़ के पैसे देंगे आपको, क्यों नहीं देंगे आपको पैसे, तो हम आपको पैसे देने को तैयार हैं, 2 महीने का टाइम लगेगा। वो कह रहे ठीक है, इस पर लिख दो 2 महीने बाद इतने पैसे आपको दे देंगे। मैंने कहा जी दे देते हैं, तो साइन कर दिए। अब मैं बाउंड हो गया, तो यानी अब वो क्या हो गया, अब वो मेरा क्रेडिटर नहीं है, अब वो क्या है, बिल पेबल है।
एक लायबिलिटी दूसरी लायबिलिटी में कन्वर्ट हो रही है और कुछ नहीं है, नाम बदल गया। अब उसका नाम क्रेडिटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बिल पेबल। ये मेरी लायबिलिटी होती है, डेटर मेरा असेट था, तो BR भी मेरा क्या होगा, एसेट होगा। ठीक है, पैसे तो आने ही है। बात समझ में आई, क्लियर है। वाउचर्स आर नथिंग बट द एविडेंस। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं सरकार को कहता हूं कि देखो, आपको पता है ना इनकम के ऊपर टैक्स दिया जाता है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इनकम, और इस इनकम पे मुझे टैक्स देना है। अगर मैं अपना रेवेन्यू कम दिखा दूं तो चोरी कर लूं, या मैं अपना खर्चा ज़्यादा दिखा दूं तो मेरी इनकम कम हो जाएगी, टैक्स भी कम जाएगा। ठीक है जी। तो इससे तो इसी वजह से वाउचर नाम की चीज़ पैदा होती है। वाउचर आर द सोर्स, वाउचर आर द एविडेंस, लिखा भी हुआ है, एन एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन हैविंग टेकन प्लेस। ठीक है जी। मान लो सरकार आके बोलेगी ठीक है, हमने मान लिया कि आपकी ये रेवेन्यू है, इसकी प्रूफ क्या है कि यही आपकी इनकम है। पहली बात, चलो सरकार हर चीज़ का प्रूफ तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि भैया मैंने पूरे साल के अंदर 3 लाख रुपए का बिजली का बिल भरा है, सरकार कह रही भैया तुमने 30 का भरा होगा, मैं समझ रहा हूँ, बिल दिखा दो, हम मान जाएंगे। बिल भी तो होना चाहिए ना कि आपने इतने का भरा है कि नहीं भरा। यार एक एम्प्लॉय अपने बॉस को कहता है कि भैया मुझे रीइंबर्समेंट दे दो, मैंने आपकी बिजनेस के लिए खर्चे किए हैं। एम्प्लॉयर बोलेगा बिल्कुल दूंगा, तो बता कितना खर्चा किया। वो कहेगा 30,000 रुपये खर्चा किया है। वो बोलेगा कहाँ किया है, वो बोलेगा यहाँ किया। बोले सबूत दे दे, बिल दे दे, मैं तेरे को सारा रीइंबर्समेंट दे दूंगा। तो आपको पास एक एविडेंस तो होना चाहिए ना, एक प्रूफ तो होना चाहिए ना। तो जितने भी बिल होते हैं, इनवॉइस होते हैं, रिसिट्स होती हैं, कैश मेमोज होते हैं, वो आपको संभाल के रखने पड़ते हैं। घर का बिजली का बिल संभालो ना संभालो, लेकिन ऑफिस के बिजली के बिल को आपको संभाल के रखना पड़ता है और स्टेपल करना पड़ता है जहां पर भी आपने पे किया है। ठीक है जी। तो वो स्टेपल जरूरी है। तो वाउचर इज ऑफ 2 टाइप, एक होता है सोर्स वाउचर, एक होता है अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स वाउचर वो होता है जो हमें मिलता है जब हम खर्चा करते हैं, या हमें जैसे हम फॉर एग्जांपल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वहां से हमको फीस आ रही है, तो हम बच्चों को रेवेन्यू रिसिप्ट काट के देंगे। अब वो उसके लिए खर्चा हो गया, मेरे लिए तो इनकम हो गई, ये मेरी इनकम के प्रूफ है कि भैया इतनी पैसा मेरे पास आ रहा है। और दूसरा अगर बात करोगे, जो पैसा हमारे पास जा रहा है तो हम उनसे लेंगे कि भैया देख कैसे सामान खरीदा है, तेरे फोटोकॉपी कराई है, बिजली का बिल हो गया, वाईफाई वाले से बिल ले सकते हैं हम लोग, हर चीज़ से। कुछ का बिल नहीं होगा, जैसे चाय वाले का बिल नहीं होगा, रिक्शे वाले का बिल नहीं होगा, लेकिन मोस्टली बिल्स होते हैं, उनको संभाल के रखना है। कैश मेमो, इनवॉइस, बिल रिसिप्ट, डेबिट क्रेडिट नोट्स, आगे जाके पढ़ोगे क्या होता है, एक होता है चेक, एक क्या होता है चेक। तो ये होते हैं हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट को देखकर आप क्या बनाते हो, अकाउंटिंग वाउचर्स, यानी एंट्री करते हो, बाइफरकेट करते हो, कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। इसमें बहुत सारे वाउचर्स होते हैं, डेबिटेड और क्रेडिटेड। ठीक है जी। मैं बता रहा हूं ना कि आपको 2 एस्पेक्ट सोचने पड़ेंगे जब भी एक ट्रांजैक्शन होगी। मान लो किसी बच्चे ने फीस दी, तो 2 एस्पेक्ट आएंगे। ठीक है जी। अब 2 एस्पेक्ट कौन से होंगे और कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, ये हम अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे भी। क्लियर, डन। तो ये थे बेटा हमारे कुछ वाउचर्स के बारे में ज्ञान। अब आता है डिस्काउंट। वी नो अबाउट डिस्काउंट, सबको पता है डिस्काउंट के बारे में क्या होता है। अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और इन द अमाउंट, इट इज कॉल्ड द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू अ कस्टमर बाय द एंटरप्राइज। मतलब जो प्राइस आपको कम लेना है या कम दोगे, जो बिल बन चुका है उसको कम लोगे या दोगे, उसको बोलते हैं आप डिस्काउंट, या डिस्काउंट वर्ड सबको पता है यार। ठीक है जी। ठीक है जी। अब ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, रिडक्शन अलाउड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइस बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स व्हेन दे बाय गुड्स ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी और अ वैल्यू। जब आप बल्क क्वांटिटी में माल खरीदते हो, तो जो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को माल बेचता है, तो उस माल को वो कम दाम में बेचेगा। ऑब्वियस सी बात है, इस एक पेन की कॉस्ट 10 रुपये है, तो 1000 पेन की कॉस्ट में, मतलब जो 1000 पेन की कॉस्ट 10,000 तो नहीं होगी। ठीक है जी। वो 10, अगर हम 1000 पेन किसी कंपनी से खरीदे तो उसकी कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात हमको पता है नॉर्मल है। इस व्यापारी, देखो अब मैंने 1000 पेन पढ़ने के लिए तो नहीं खरीदे होंगे, मैंने 1000 पेन आगे बेचने के लिए खरीदे होंगे। तो या तो मैं कोई डिस्ट्रीब्यूटर हूं, या मैं कोई होलसेलर हूं, या मेरी कोई स्टेशनरी की दुकान है। तो इन प्रोसेस ये बात हुई कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को जब एक सर्टेन क्वांटिटी में माल खरीदता है या एक सर्टेन वैल्यू का माल खरीदता है, अच्छी खासी
पैसे का माल खरीदा तो उसको कहता है चल भाई इतने छोड़ इतने दे दे, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, जब हम बल्क क्वांटिटी में माल खरीदते या बेचते हैं। आपको मिलेगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, आप दोगे तो डिस्काउंट अलाउड है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि नॉट टू बी शोन इन बुक्स, ये डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं होता। हम उतना ही प्राइस लिखेंगे जितना हम पे करके आए हैं। मान लो 10,000 रुपए की चीज है, ठीक है, एक लेने जाओ तो कितने का है, 10 का। 1000 पेन खरीदे 10,000 बनते थे, उसने कहा हम तेरे से एक पेन 7 रुपए का बेचेंगे हम तेरे को, तो 7 रुपए का बेचा तो मुझे 7,000 ही तो पे करने हैं ना, तो मैं लिखूंगा भी 7,000। मैं ये नहीं लिखूंगा 10,000 का था माइनस 3,000 डिस्काउंट तो 7,000, नहीं 7,000 ही लिखूंगा, क्योंकि मेरी वैल्यू ही उसकी कितनी 7, क्योंकि बल्क क्वांटिटी पे खरीदा है, 7 रुपए का ही पड़ना चाहिए था, ठीक है जी। तो ये है बेटा, कई चीज़ों के लॉजिक भी नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कानून है, आपको पालन करना मुझे भी। तो जो ट्रेड डिस्काउंट है नॉट टू बी शोन इन द बुक्स। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है वो होता है रिडक्शन इन द अमाउंट पेबल और रिसीवेबल ड्यू टू टाइमली पेमेंट ऑफ द ड्यू अमाउंट। मैंने उसको कहा भैया 7,000 रुपये ना मेरे पास अभी है नहीं, मैं उधार में माल खरीदूँ। कह रहा है चल कोई बात नहीं, 15 दिन के अंदर पैसे दे देगा, तो 6500 रुपये दे दियो। अगर पैसा, मैंने कहा भाई 2-3 महीने का उधार तो चाहिए मेरे को, 7,000 में तेरे को दे दूंगा। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को उधार देता है, पता ही है आपको, उधार माल बेचना ही पड़ेगा। लेकिन आप देखो, वो मैं कहता हूं कि अगर आप 15 दिन के अंदर पैसे दे दोगे, वो मुझे कहता है, तो 6500 रुपये दे दियो, 7,000 ही मत दियो, तो 500 रुपये और कम दे दियो। हाँ, तो ऐसा भी होता है, कैश में माल खरीदना और एक उधार माल खरीदने में प्राइस में फ़र्क आता है। ये आप चेक कर लेना मार्केट्स में जा जाके, आपको बात नहीं कर रहा हूँ, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से, ठीक है जी। अगर आप किसी किराने वाले से मैगी खरीदोगे, वो कैश में भी 11-12 रुपये की है, 15 रुपये की है, और वो उधार में भी 15 रुपये की। लेकिन एक व्यापारी जब दूसरे व्यापारी से उधार में मैगी खरीद रहा है तो उसके रेट अलग है, और कैश में मैगी खरीदेगा तो उसके रेट अलग है, ये ध्यान रखना। तो कुछ रुपए का फ़र्क आता है। तो वो जो रुपए का फ़र्क है जो कैश में आ रहा है, वो कैश पेमेंट की वजह से आ रहा है कि वो कैश पेमेंट कर रहा है या टाइमली पेमेंट कर रहा है। उसने उसको कहा कि 15 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट करा दोगे तो आपको 500 रुपये और छूट दे दूंगा। तो 500 रुपये अगर मैंने 15 दिन में पेमेंट कर दी तो मुझे कौन सा डिस्काउंट मिल जाएगा? कैश डिस्काउंट। उसको क्या बोल जाएगा? कैश डिस्काउंट। बात समझ में आ गई? ये रिकॉर्ड होता है बुक्स में, ये बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर एक होती है रिबेट। आपने किसी को माल बेच दिया या आपने जिससे माल खरीदा वो बैड क्वालिटी का निकला, पुअर क्वालिटी थी, आपने उसको कहा यार माल तो बड़ा ख़राब है। वो बोलेगा बाबूजी ऐसा है, ये वाला माल चला लो, कोई बात नहीं, आपसे कितने के बिल लेने थे? मुझे 20,000 रुपये का बिल लेना था ना, 15,000 रुपये दे देना, कोई बात नहीं, लेकिन आपका भी नुकसान देखो, आप चला लोगे तो 5,000 आपका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है जी, लेकिन मेरा 20,000 का नुकसान हो जाएगा, तो मैं आपको 5,000 की रिबेट दे देता हूँ। मुझे पता है पुअर क्वालिटी का है, लेबर ने शराब पी कर ये काम कर रखा था, समझ रहे हो, तो मज़ा नहीं आया, मुझे पता है, लेकिन आगे से बढ़िया क्वालिटी मिलेगी, अभी चला लो, 5,000 की रिबेट ले लेना। तो ऐसी बातें भी होती हैं। लिखा है रिडक्शन अलाउड इन द सेल वैल्यू ड्यू टू पुअर क्वालिटी, एक्सेस सप्लाई, मतलब खराब, मतलब हमने मांगा था 1 किलो, उसने दे दिया 4 किलो, हमने कहा भाई इतने काम क्या करेंगे यार? कह रहा कोई बात नहीं रख लो, माल मैं सस्ता लगा लूंगा आपको। तो सस्ता लगा लूंगा तो ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? रिबेट हो गई। रिबेट इज द डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू द परचेजर फॉर अ रीजन अदर देन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। उसके अलावा इट इज अलाउड आफ्टर द सेल, सेल हो चुकी है, सेल हैज बीन मेड। फॉर एग्जांपल डिस्काउंट अलाउड फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ बोथ सेलर एंड परचेजर। रिबेट भी रिकॉर्ड होती है और कैश डिस्काउंट भी रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। क्लियर है? डन है? चलो अगला जो हमारा लेक्चर आएगा वो डबल एंट्री बुक कीपिंग के ऊपर होगा, जिसके अंदर हम अकाउंटिंग इक्वेशन, प्रैक्टिकल टॉपिक है, लेकिन एक क्लास बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, बहुत ही मज़ा आएगा। अब ऐसा लगेगा कि हम लोग अकाउंटेंट बनने वाले हैं, ठीक है जी। तो हम अगली क्लास के अंदर जो हमारा अगला लेक्चर आएगा, तब तक इस सारे प्रोसेस को पढ़ लो। कुछ कॉमेंट्स ये भी आ रहे थे कि सर आप पूरा का पूरा जो TS गरेवाल है उसके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी टर्म्स हैं उसको सीक्वेंस में पढ़ाएं। देखो हर एक टीचर को एक प्रेजेंटेशन करने का एक तरीका होता है चीज़ों को, तो वो मेरे से नहीं होगा, आई एम सॉरी। एक चीज़ों को लगातार, हाँ एक समय के बाद येस वी कैन, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने कुछ टर्म्स छोड़ी हैं, वो जान के छोड़ी हैं। ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पर छोड़ रहा हूँ, ट्रस्ट में 1% भी ट्रस्ट करते हो, ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पर छोड़ रहा हूँ कि भैया यहाँ पे कम पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने दिल से तीनों लेक्चर्स को दिल से बनाया है, और जैसे ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ाता हूँ वैसे ही यूट्यूब पर पढ़ाया है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, आई एम डैम श्योर, क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि ये बुनियाद है।
ये बुनियाद है। यहाँ कमज़ोर रह गया तो मुझे गालियाँ पड़ेंगी, तो मैं वो गालियाँ खाने के लिए तैयार नहीं। और मेरा काम सिर्फ यूट्यूब पर व्यूज़ पाना नहीं है। कम बच्चे पढ़ ले लेकिन वो बढ़िया तरीके से पढ़े, वो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है जी, चाहे व्यूज़ भले ही कम आए लेकिन वो जो व्यूज़ आए वो जेन्युइन व्यूज़ हो, वो बच्चे उससे कुछ सीखें। चाहे वो 500 वो 5 लाख ना हो, 500 हो, वो 1000 हो, तो मुझे लगता है कि चलो भाई 1000 बच्चे नहीं तो मैं कह रहा हूँ कम से कम 1000 नहीं तो उसमें से अगर 50 बच्चों ने पढ़ लिया तो मेरा ये बनाना सफल हो गया और उनको कुछ गेन हुआ, उनके अंदर कुछ बढ़ोतरी हुई, तो मज़ा आता है। तो जो कुछ वर्ड्स छूट जाते हैं वो छूटे नहीं हैं, वो छोड़े हैं, वो वक्त आने पर बताएंगे। फिक्टिशियस असेट ऑफलाइन सेंटर्स में भी नहीं बताया अभी तक, एक वक्त आने पर खुद में खुद क्रिएट होगा। तो ट्रस्ट में हम आपको वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे एक आम बच्चे को ट्यूशन सेंटर में पढ़ाया जाता है, यकीन मानो। ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा डबल एंट्री बुक कीपिंग का। ठीक है जी। कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर में हम मच्छर मार सकते हैं यूट्यूब पर, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो कोर नॉलेज है, वो सेल्फ रीडिंग है, यू कैन डू इट। ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो लेक्चर है, यहाँ पर मज़ा है और यहाँ पर मेहनत है, आपकी भी और हमारी भी। तो उस मेहनत का मज़ा लेना है, ना कि क्वेश्चन उठाने हैं। जो चीज़ मिल रही है उसको आप नहीं देखते हो, जो चीज़ नहीं मिल रही है उसके ऊपर पॉइंट आउट करना हम लोगों को पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। तो अगर कोई टर्म छूटी है तो वो जान के छोड़ी है, उसके पीछे कोई लॉजिक होगा कि अभी वो शायद हम इतने वेरी मच मैच्योर नहीं है उस चीज़ को समझने के लिए। तो मेरी बात समझो, अगले लेक्चर के अंदर बुक कीपिंग पढ़ेंगे। जितनी भी टर्म्स मैंने आपको इन 3 लेक्चर में पढ़ा दी, आप उसको अपनी रिस्पेक्टिव बुक से, कोई भी किताब हो, DK गोयल, TS गरेवाल, वासन, XYZ, कोई भी किताब हो, और उससे आप पढ़ना स्टार्ट करें, रीडिंग स्टार्ट करें, लर्निंग स्टार्ट करें। और कोई वर्ड समझ में ना आए, कुछ ना आए तो कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में डबल एंट्री बुक कीपिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।